जो 1960 वाला ट्रीटी है, फिर 1978 और हर 7 साल में ये रिन्यू होता रहता है, इससे नेपाल को क्या फायदा होता है? देखो, तो आज हम रिएक्शन देने वाले बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो पे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी गुड यानी अच्छी खबर है नेपाल के लिए। इंडिया की तरफ से काफी बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि इंडिया ने नेपाल को 2 की पोर्ट्स यानी सी पोर्ट्स बड़ी जबरदस्त की मतलब समझते हो कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट की पोर्ट दिए इंडिया ने इंडिया के अंदर नेपाल को, और ये ग्रांट है, बड़ी अच्छी खबर है नेपाल के लोगों के लिए कि यार नेपाल का जो जितना भी एक्सपोर्ट अगर नेपाल करना चाहता है तो वो इन सी पोर्ट्स के थ्रू बाहर किया जा सकेगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो आपके साथ, फिर आपके साथ रिएक्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जो चाइना है वो इंडिया, भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको अपने अंडर में, इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, पाकिस्तान के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है चाइना को वो करता रहेगा, लेकिन बाकी के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर हम उनको चाइना के गिरफ्त में आने से बचा सकते हैं। और इसी की वजह से भारत को कई सारे स्टेप लेने पड़ रहे हैं। और आप देखोगे लेटेस्ट यहाँ पर भारत ने 2 इंडियन पोर्ट्स, जी हाँ 2 इंडियन पोर्ट्स, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से, उसका ग्रांट दे दिया है, मतलब कि उसको एक्सेस कर सकता है नेपाल। ऐसा यहां पर खबर आया है, देख सकते हो आप, इंडिया टू ग्रांट नेपाल एक्सेस टू 2 की पोर्ट्स इन गुजरात एंड उड़ीसा अंडर ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेड और ट्रांजिट ट्रीटी है वो कब बना था, उसको लेकर समय समय पर क्या किया जाता है, और भारत और नेपाल के रिश्ते के लिए क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस, जो भारत और नेपाल के रिश्तों में जो खटास आई है, प्रॉब्लम आई है, स्पेशली 2015 के बाद से जिस तरह का ट्रेड ब्लॉक हो गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं दोनों देश एक कॉमन ग्राउंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं। काठमांडू, नेपाल लंबे समय से यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि भारत के पास जो पोर्ट है उसका एक्सेस मिल जाए, और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर गुजरात में जो मुंद्रा पोर्ट है, ये अगर आप भारत का मैप देखोगे बहुत सारे पोर्ट हैं, कई मेजर पोर्ट्स हैं, 13 के आसपास मेजर पोर्ट हैं, और इसके अलावा कई आपको माइनर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो गुजरात में अगर आप देखोगे वेस्टर्न साइड, यहां पर आपको पता है कांडला पोर्ट है, और उसी के पास ही मुंद्रा पोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो जो नेपाल है, अगर उसको कोई भी ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो वो इस पोर्ट के माध्यम से अपने देश में मंगा सकता है, अपने देश से इस पोर्ट के माध्यम से उसको भेज सकता है। और उसी प्रकार से उड़ीसा में भी एक पोर्ट है जहां पर इसका नाम बताया जा रहा है धामरा पोर्ट, वहां का भी एक्सेस नेपाल को दे दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि अभी तक अगर आप देखिए तो नेपाल जो है सिर्फ 2 पोर्ट्स को एक्सेस कर सकता था। एक है आपका हल्दिया, ये जो बंगाल में देख रहे हो, कोलकाता पोर्ट, वहां पर, और विशाखापट्टनम वाला जो पोर्ट है यहां पर आंध्र प्रदेश में, यही 2 पोर्ट्स को एक्सेस किया जा सकता था नेपाल के द्वारा। बाकी जगह पर नेपाल डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता था। और फाइनली इसी को देखते हुए यहां पर बढ़ाया गया है, क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2018 में जो चाइना है उन्होंने तो कह दिया था कि नेपाल हमारे सारे पोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन नेपाल के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, आपको पता है हिमालय है, वहां से ले जाना, चाइना की तरफ जाना, उसके पोर्ट पर जाना, तो बहुत लंबा समय भी लगेगा और डिफिकल्टी भी आएगी। तो रादर देन दैट यहां पर भारत अगर उनको कई सारे पोर्ट्स का एक्सेस दे दे तो ये नेपाल के लिए बेनिफिशियल होगा, और दोनों देश के जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकेंगे। और जाहिर सी बात है, ऐसे में नेपाल का भी अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखोगे तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। वहां पर भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसा माहौल देखने को मिलेगा। इसकी वजह से वहां पर ऑलरेडी उन्होंने कई सारी चीजों के ऊपर जो इंपोर्ट है वो बैन कर दिया, जो लग्जरी आइटम्स हैं। तो कुछ हद तक आप कह सकते हो कि अब जो नेपाल है वो अपने गुड्स को और ज़्यादा कंट्रीज में अगर भेजना चाहे तो भेज सकता है इंपोर्ट्स के माध्यम से। अगर वो साउथ ईस्ट एशिया हो गया या फिर सेंट्रल एशिया हो गया, वहाँ पर भेजना चाहता है तो भेज सकता है, और यहाँ पर जो डॉलर्स है वो अपने देश में मंगा सकता है। देखिए, ये जो डिमांड है ना, ये जो पोर्ट्स एक्सेस की, ये काफ़ी लंबे समय से नेपाल के द्वारा कही जा रही थी, कई दशक हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो 1960 में ये ट्रीटी साइन किया गया था, द ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट, ठीक है, और इसके माध्यम से कौन सा पोर्ट का एक्सेस होगा नहीं होगा वो सब कुछ गवर्न किया जाता था। फाइनली 1978 में इसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक है ट्रेड और दूसरा है ट्रांजिट। ट्रेड एक अलग चीज होती है, ट्रांजिट मतलब कौन से पोर्ट्स का एक्सेस दिया जाएगा। इसके अलावा अब क्या होता है कि हर 7 साल में, एवरी 7 ईयर्स में, ये जो ट्रीटी है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है, अनटिल अनलेस उसमें कोई चेंजेस किया हो ना किया हो। लास्ट टाइम ये जो ट्रीटी रिवाइज की गई थी वो हुआ था 2016 में। तो आपको जैसे कि पता है कि 2016 में ऑलरेडी हुआ
था, तो हर 7 साल में इसको रिवाइज किया जाता है। तो डेफिनेट सी बात है कि 1 साल के अंदर वापस से ये ट्रीटी को कहीं ना कहीं रिवाइज किया जाएगा और नेपाल को जो 2 पोर्ट का एक्सेस है, उड़ीसा के अंदर धामरा पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट, उसका एक्सेस अब नेपाल को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इससे नेपाल को क्या फायदा हो सकता है, वही चीज मैंने आपको बोला था कि जो ड्यूटी फ्री एक्सेस है इंडियन मार्केट में, वो यहां पर नेपाल कर सकेगा। साथ ही साथ अगर उसको बाकी देशों के साथ ट्रेड करना है तो वो भी कर सकेगा। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो ट्रीटी साइन की गई थी, ये जो 1960 वाला ट्रीटी है, फिर 1978, और हर 7 साल में ये रिन्यू होता रहता है, इससे नेपाल को क्या फायदा होता है? देखो, भारत क्या करता है कि नेपाल को यूनिलैटरल ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है। मान लो नेपाल के पास कोई गुड्स है, कोई चीज है जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो भारत कहता है कि चलो आप भारत के अंदर एक्सपोर्ट कर दो, हम आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। मान लो वही गुड्स अगर चाइना से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, 10%, 15% कस्टम ड्यूटी लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो गुड्स महंगा हो जाता है। लेकिन नेपाल को मदद करने के लिए भारत क्या करता है, हमने नॉन टैरिफ कर, मतलब कि कोई भी टैरिफ हम नहीं लगाते हैं, नेपाल जो चाहे गुड्स को भारत में भेज देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है, नेपाल का कहना है कि हम टैरिफ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो नेपाल का गुड्स है वो भारत में नहीं आ पाता। अब समझो क्या है नॉन टैरिफ का मतलब, क्या होता है, अलग अलग टैरिफ के अलावा जो चीज़ें होती है, जैसे कि भारत ने कह दिया कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो नेपाल का गुड्स भारत में नहीं आ पाएगा। भारत ने कह दिया कि आप 100 से ज़्यादा पीस नहीं भेज सकते, तो यहाँ पर एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन इतना लंबा कर दो, इतना कठिन कर दो कि नेपाल उसको कर ही ना पाए। इसकी वजह से क्या हुआ, हमने फिर से बैरियर लगा दिया। तो नेपाल भारत के ऊपर आरोप यह लगाता है कि हम कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं, जिसकी वजह से नेपाल के गुड्स भारत में नहीं आ पाते। तो क्वेश्चन यह है कि नेपाल क्या चाहता है। देखो, 2016 से ही नेपाल चाहता था कि ये जो ट्रीटी है उसको अपग्रेड किया जाए, उसमें बेहतरी की जाए, ताकि यहां पर जितनी भी चीजें आती हैं, गुड्स आती हैं, सर्विसेज आती हैं, वो यहां पर इंक्लूड किया जा सके। इनफैक्ट 2020 में भी आप देख सकते हो, यहां पर जो इंडिया नेपाल इंटर गवर्नमेंटल कमिटी है, जो कि हाईएस्ट मैकेनिज्म है, बॉडी है जो कि तय करती है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें यहां पर डिसाइड किया गया था कि जो ट्रीटी है उसको अमेंड किया जाएगा और इसके तहत कई सारी चीज़ों की जो मूवमेंट है वो फ्री की जाएगी, लोग एक्सेस कर सकेंगे। और यहाँ पर जो इंडियन रेलवे के द्वारा कार्गो भेजा जाता है रेलवे के माध्यम से, उसको थोड़ा सा प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी दिया जाएगा, नेपाल को शामिल किया जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अमेंडमेंट है उसको लेकर तय किया गया था। और फाइनली आप कह सकते हो कि अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही हैं। लेकिन ये जो चीज़ हुआ है ना, ये जो 2 इंडियन पोर्ट्स का एक्सेस मिला है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि सिर्फ कोलकाता और विशाखापट्टनम, यही 2 पोर्ट का एक्सेस जो है वो नेपाल को दिया गया था। अब यहाँ पर फर्दर किया जा रहा है। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो फेलो एट सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैं, इनके जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि भारत और नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो अब धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है। 1990s में क्या होता था कि भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश करता था, मतलब कि अभी तक ऐसा परसेप्शन आप कह लो या फिर जो भी है, 1990s तक होता बेसिकली ये था कि भारत जो जैसे चाहे नेपाल के अंदर करवा लेता था, पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई चेंजेस कराना है करा लेता था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब कहीं ना कहीं भारत को भी ये चीज़ डर है कि चाइना जो है वो काफ़ी करीब आता जा रहा है। नेपाल को भी लग रहा है ना कि अगर भारत हमारा फायदा उठा रहा है तो हम चाइना की तरफ जाएंगे। और इसकी वजह से अब क्या हुआ है कि अब भारत एक्सेप्ट करता है डिमांड नेपाल की। पहले नेपाल जो है वो भारत के जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट कर लेता था इजली, लेकिन अब वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी की वजह से अब ये जो पूरा सिचुएशन है, ट्रेड है, काफी सारी चीजें हैं, वो अब चेंज होती जा रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। रंजीत रे, जो कि इंडिया के एम्बेसडर थे नेपाल के अंदर, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया था कि जिस तरीके से ओपन स्काईज पॉलिसी होती है उसी प्रकार से भारत को ओपन पोर्ट पॉलिसी लानी चाहिए, जैसे बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए, नेपाल के लिए, कि अगर ये जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ संबंध अच्छे हैं, वो लोग भारत का कोई भी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में जितने भी पोर्ट हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से देखें, स्ट्रैटेजिकली ये भारत के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम ओपन पोर्ट पॉलिसी अपनाए जाएं। देखो, अभी तक तो ये चीज़ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेन एम्बेसडर हैं खुद भारत के नेपाल के अंदर जो थे, उनका ये कहना है। तो एक तो ये मुद्दा हो गया पोर्ट वाला। दूसरा यहाँ पर जो एक और चीज करी जाएगी वो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का मुद्दा। नेपाल का अगेन ये चीज कहना है कि हमारे पास कई सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, स्पेशली टी,
जो नेपाल है वो टी का प्रोडक्शन करता है, तो टी को वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो नॉन टैरिफ बैरियर बोला था, जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सर्टिफिकेशन प्रोसेस हो गया, सेफ गार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब में प्रॉब्लम आती है। नेपाल का यहाँ पर ये कहना है कि हम जो टी यहाँ पर भेजते हैं उसको भारत के अंदर दार्जिलिंग टी के नाम से या फिर सिलोन टी के नाम से अलग अलग नाम से यहाँ पर बेचा जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से नेपाल के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला भी जो मुद्दा है वो आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो नया एग्रीमेंट होगा, अमेंडमेंट होगा, उसके अंदर चीज़ों को शामिल किया जाएगा। फर्दर नेपाल का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों देश के बीच में जो ट्रैवलिंग है, हर एक चीज़ है वो फ्रीली हो सके, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स आपस में अच्छे से ट्रेड कर सकें। और इनफैक्ट भारत के एम्बेसडर जो हैं उनका भी यही कहना था कि इस पूरे रीजन को हम एक कॉमन मार्केट की तरह बना सकते हैं। जैसे यूरोप के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से फ्री मूवमेंट होता है गुड्स, सर्विसेज, पीपल का, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक रीजन बन सकता है जिसमें कॉमन मार्केट होगा। और दोनों देश, और इनफैक्ट हम भारत जो है वो क्या करेगा कि अपने ज़मीन से जो है वो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना है तो वो भारत से कर सकते हैं। भारत एक बड़ा देश है। फाइनली यहाँ पर जाने से पहले एक और कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर इलेक्शन आने वाला है। 20 नवंबर को इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। अब सोच, प्राइम मिनिस्टर पद मतलब वही जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा के, वहाँ से जो चुनी जाती है सरकार। तो यहाँ पर क्या है कि अगेन भारत कंट्रोवर्सीज में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एक तरफ केपी ओली फिर से वो खड़े होंगे। केपी ओली नेशनलिस्ट पर्सन और जो काफ़ी सारे लोग हैं नेपाल के जो कि विरुद्ध जाते हैं भारत के, तो वहाँ पर सवाल खड़ा होगा। और दूसरी तरफ अभी जो शेर बहादुर देउबा और बाकी के पार्टीज हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर बैलेंस अप्रोच अपनाएं। देखा जाएगा क्या होगा, बट खैर जो भी है, यहाँ पर आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो पोर्ट वाला मामला था, जो भी कुछ किया जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। सो ये थी वीडियो इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। काफी बेटर हो सकती है। इन टू की पोर्ट्स यानी सी पोर्ट से नेपाल को काफी फायदा होगा। नेपाल ने ग्रांट दिया है, इंडिया ने ग्रांट दिया है नेपाल को कि आप ये हमारे दोनों पोर्ट्स यूज कर सकते हैं, अपने पोर्ट्स के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी कंट्री में बेटर होगा और डॉलर्स आएंगे तो आपकी कंट्री के जो ग्रोथ परसेंटेज वो बढ़ेगी। बट जब आपकी इंपोर्ट करोगे तो भी आपको सस्ती चीजें पड़ेगी। ये सेम चीज चाइना ने नेपाल को काफी टाइम पहले दिया। बट नेपाल में क्या चीज है कि नेपाल जब चाइना जाएगा, पहाड़ी सिलसिले, आपको पता है कि हिमालयस है, उसके बाद जब वो चाइना जाएगा तो फिर वो बहुत लंबा रूट पड़ जाएगा। तो इसीलिए इंडिया ने कोशिश की कि अपनी नेबरिंग कंट्री जो है ना, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को चाइना के गिरफ्त से हटाए और कोशिश करे कि वो अपने साथ ही रखे। इसीलिए चाइना ने इसको 2 पोर्ट्स दिए और 2 पोर्ट से नेपाल को काफी फायदा होगा। नेपाल के अंदर जो भी अपनी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, जो बन रही है, वो नेपाल एक्सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा डॉलर आएंगे, कंट्री आगे जाएगी। कि उनको 2 की पोर्ट्स या सी पोर्ट्स मिले। की पोर्ट्स मतलब कि यार बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये नेपाल को जो मिले। एक गुजरात में मिला, एक उड़ीसा में मिला। ये दोनों जगह नेपाल के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है इनकी कंट्री में बढ़ावे के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।